प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा 9th भूगोल का अंतिम अध्याय 6 जनसंख्या का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जनसंख्या का वितरण, आकार, जनसंख्या की वृद्धि, परिवर्तन, प्रक्रिया, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ते हुए और हम नए टॉपिक पर पहुंच गए थे कि आखिर जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्यों होती है। तो इसके लिए हमने पहले भी पढ़े थे कि 3 मुख्य कारण हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर का मतलब होता है यदि जन्म दर ज़्यादा रहेगी, यानी कि ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा होंगे, तो इस स्थिति में भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। मृत्यु दर यदि कम हो जाती है तब भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। और प्रवास का मतलब होता है लंबे समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का चला जाना। उसके अनेक कारण हैं। कोई रोजगार की तलाश में किसी प्रकार से अब जब व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चला जाता है तो वह कहलाता है प्रवास। तो इन 3 कारणों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। सबसे पहले समझेंगे हम बिंदु जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं और इसका क्या मापदंड है, कैसे इसको मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। यानी कि सापेक्ष वृद्धि का मतलब होता है हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है, हर दशक में। ये एक निश्चित है, 2001, 2011, अब ये 2021 में। तो इस प्रकार से हर 10 साल में जो जनसंख्या होती है, जनगणना होती है हमारे देश में, तो उसके जो आंकड़े आते हैं, उसके जो बिंदु आते हैं, वह कितनी वृद्धि होती है उसके आधार पर। दूसरा बिंदु प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत वृद्धि, यानी कि 100 व्यक्तियों में हर साल कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये दूसरी प्रतिशत होने वाली, और एक ये 10 साल के अंदर होने वाली वृद्धि। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। यदि जनसंख्या बढ़ती है, प्रतिवर्ष बढ़े या 10 साल में बढ़े, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो ये कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मतलब यानी कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, 10 साल में बढ़ी है तो सापेक्ष वृद्धि कहलाएगी। जनसंख्या में वार्षिक बढ़ी है तो वह प्रतिशत वृद्धि के नाम से उसको जाना जाता है। और ये जनसंख्या में तो इसको निकाला कैसे जाता है कि पुरानी जनसंख्या में से, नई जनसंख्या में से पुरानी जनसंख्या को घटाकर जो परिवर्तन आता है वृद्धि के रूप में, वही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है पहले की संख्या, जैसे 2000 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2001 की जनगणना से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जैसे अब जनसंख्या वृद्धि का जो आंकड़ा आएगा वह क्या आएगा, 2021 की जनगणना में से 2011 की जनगणना घटाई जाएगी और उसमें जो अंतर आएगा, जो वृद्धि आएगी, उसे ही निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है, यानी कि हर साल प्रतिशत के रूप में इसको निकाला जाता है। यहाँ एक मोनोग्राम दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि का, आप देखोगे तो 2051 से और 2021 का जो दशक था उसमें 21.64, 61 से 71 में 24.8, 71 से 81 में 24.66, 81 से 91 में आप देखोगे तो 23.87, और 91 से 2000 में 21.54, और 2001 से 2011 में 17.64। तो ये वृद्धि दर क्यों हुई, आप देखोगे कि पहले के दशक में जनसंख्या वृद्धि होती थी,
अब ज्यों ज्यों शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग ये समझने लगे कि किस प्रकार से हमें अपने बच्चों का लालन पालन करना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनको खाना खिलाना है, उनको पहनाने के लिए रोटी कपड़ा और आवास देना है। इन सारी चीज़ों को जब शिक्षा का स्तर बढ़ने से लोग समझने लगा, तो उसमें जनसंख्या वृद्धि में निरंतर गिरावट 1971 के बाद हर दशक में जनसंख्या में गिरावट प्राप्त हुई है। इसके अलावा ये दूसरा जो आंकड़ा है ये दिया है भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2011। तो आप देखो लगातार बढ़ी है, लगातार जनसंख्या, एक भी दशक ऐसा नहीं है जिसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है। जो पहला वाला देखा था अपन ने, ये प्रतिशत वाला आंकड़ा है जनसंख्या वृद्धि कि किस प्रकार से इतना परसेंट बढ़ती थी पहले, जो घटकर इतना हो गई, और ये है जिसमें आपको जनसंख्या वृद्धि लगातार नजर आ रही है। प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष में मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि होना। इसे वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या के 100 व्यक्तियों में से एक क्षेत्र निर्धारित कर लिया जाता है, तो 100 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति बढ़े जैसे, तो ये 2% वृद्धि कहलाएगी। तो जैसे 100 में 2 बढ़े तो पूरे भारत में जैसे 125 अरब जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से 2 को इंक्लूड करके और उसको निकाला जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3.610 लाख से बढ़कर 2011 में ये जो संख्या दी गई है, इसमें ये दशमलव गलत लगा हुआ है। पहले भी अपन ने जो आंकड़े पढ़े थे उसमें दशमलव गलत लगा हुआ है, तो इनका फिगर हमें नेट के माध्यम से किताब में संशोधन करके देख लेना चाहिए। जब किताबें नई छपी है तो इनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलना स्वाभाविक है। तो यहाँ 121 हमें पढ़ना है, तो ये ध्यान रखें सारे भैया, क्योंकि ये बहुत गलत होने की संभावनाएं हैं और ये हमें अच्छी प्रकार से मिलान करना है। तो ये भारत की जनसंख्या के संबंध में जो इसने 12.100 लाख दे रखी है, ये भारत की आबादी नहीं है, अपितु 121 के आसपास भारत की जनसंख्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है, लाख भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर सारणी को देखते हैं अपन, अगली सारणी को। यहाँ पर सारणी 6.1 के चित्र 6.4 और 6.4 ब दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 51 में और 81 में इतनी हो गई। यहाँ भी दशमलव गलत दे रखा है, तो इन आंकड़ों को हम शुद्धिकरण करेंगे और करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या वृद्धि, यानी तीव्र वृद्धि का मतलब होता है तेज गति से बढ़ना, और फिर दूसरी बार में धीरे धीरे होने लगती है। यानी कि जो जो शिक्षा का स्तर बढ़ता गया तो जनसंख्या की वृद्धि धीरे से होने लगी। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी यानी कि लोग समझने लगे कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं, और उसी के आधार पर जनसंख्या में सबसे तीव्र गति, जहाँ पहले एक परिवार में 7-7, 8-8, 10-10, 9-9 बच्चे पैदा होते थे। इसका कारण ये था कि जिस परिवार में लड़कियां पैदा होती थी, वह लड़कों की चाहत में बच्चे पैदा करते थे। पहले जो चिकित्सा क्षेत्र की सुविधाएं थी वह काफ़ी वीकनेस थी, तो लोगों के मन में डर रहता था कि यदि मेरे एक संतान रहेगी, कहीं इसकी चिकित्सा के कारण, बीमारी के कारण मृत्यु नहीं हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ों में अब समाधान हुआ है। अब लोग जानने लगे हैं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, लड़कियों का भी लालन पालन करके उनको आगे बढ़ाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब प्रगति हुई है, इसलिए अब लोग चिकित्सा क्षेत्र में भी विश्वास करने लगे हैं। केवल 1990 में जनसंख्या में 1.820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है।
जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या में यदि 1% भी वृद्धि होती है तो ये भी हमारे लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि 1% वृद्धि भी कुल जनसंख्या में बहुत बड़ी वृद्धि करती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत विशाल जनसंख्या है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश बन सकता है। यानी कि अगर हमारी जनसंख्या वृद्धि दर इसी प्रकार से चलती रही तो वह समय दूर नहीं जब हम चीन को पछाड़ते हुए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे पहले देश बनने को आतुर हैं, और ये स्थिति 2045 तक आने की पूरी संभावना है। अगला बिंदु आता है जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जैसा हमने पहले कहा, जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि है, यानी कि मरने वालों की संख्या और जन्म लेने वाले की संख्या में तुलनात्मक अध्ययन, उनके बीच का जो प्राकृतिक अंतर है, यही जनसंख्या वृद्धि का सबसे मूल कारण है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यानी कि 1000 की आबादी जिस क्षेत्र में रहती हो और वहाँ जितने जीवित बच्चों की संख्या जीवित होनी चाहिए, मृत बच्चे इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, तो जीवित बच्चों की जनसंख्या 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहा जाता है। ये वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। रहना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से ठीक रहा है, यानी कि पैदा होने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से ज़्यादा रही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। बिल्कुल सेम परिभाषा है। वहाँ 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले की संख्या को जन्म दर कहा जाता था, यहाँ प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो बिल्कुल सेम परिभाषा को आराम से हम याद रखकर बोर्ड परीक्षाओं में आराम से हम उत्तर दे सकते हैं कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। इस परिभाषा को केवल थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए और हम दूसरी परिभाषा में परिवर्तित कर सकते हैं कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर हमेशा कम होती है और जन्म दर हमेशा ज़्यादा होती है, और इनके बीच में जो डिफरेंट होता है, इनके बीच में जो अंतर होता है, वही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यानी कि जन्म दर ज़्यादा है। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लो 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में 25 बच्चे पैदा होते हैं, उसी प्रकार से 1000 की आबादी पर 15 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। तो 25 और 15 के बीच का जो डिफरेंट है 10, तो ये 10 जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। इसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और ये सतत रूप से हमारे देश के अंदर चलती रहती है। 1980 तक उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया, और इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? यानी कि हम देखते हैं
कि 1980 तक जनसंख्या लगातार बढ़ती थी। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि परिवार के पास शकड नहीं था, वह अशिक्षित था और वह ये नहीं समझ पाता था, वह बेटे और बेटियों में भयंकर अंतर करता था। लड़के की चाहत में 5, 6, 7, 8, 10 लड़कियां पैदा हो जाती थी और लड़का पैदा नहीं होता था। तो इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती थी, क्योंकि वह जानता था कि मेरे घर का कुल दीपक केवल लड़का है, लड़कियों का कोई महत्व नहीं है। लड़कियों की शादी के बाद वो दूसरे घर पे चली जाएगी, फिर हमें कौन हमारा देख रेख करेगा, हमें बुढ़ापे में कौन साथ देगा। तो इस प्रकार के विचार उसके मन और मस्तिष्क में रहते थे और लड़के की चाहत में वह अपने परिवार को लगातार बढ़ाता रहता था। दूसरा जो प्रमुख कारण था प्राचीन काल में कि संसाधन नहीं थे, हॉस्पिटल बहुत दूर थे, लोग केवल झाड़े फूंक के ऊपर, देसी दवाइयों के ऊपर और तंत्र मंत्र विद्या के ऊपर गांव में निवास करते थे। ले जाने के साधन नहीं थे, हॉस्पिटल तक कोई आदमी पहुंच नहीं पाता था, दवाइयाँ उसको मिल नहीं पाती थी। तो मान लो 5 बच्चे पैदा हुए तो निश्चित तौर पर उनमें से 1-2 बच्चों की मृत्यु श्योर रहती थी। तो आदमी श्योर्ड नहीं होता था, आदमी को विश्वास नहीं होता था कि जितने बच्चे पैदा हुए हैं वह सारे के सारे जीवित रहेंगे। ये विश्वास आदमी को बिल्कुल भी नहीं था। तो इस स्थिति में वह अधिक बच्चे पैदा करता था ताकि उसके दिमाग में एक बात रहती थी कि इतने सारों में से 1-2 तो अपने वृद्धावस्था तक जीवित रह ही जाएंगे। अब इन दोनों बातों का परिवर्तन हुआ है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, महिलाएं बढ़ी है। जहाँ तक पुरुषों में शिक्षा का स्तर था वहाँ तक ये परिवर्तन नहीं हुआ है। जब महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो अपना वजूद समझने लगी है, वो बताने लगी है समाज को कि हम किसी भी स्थिति में पुरुष से कम नहीं हैं, हम केवल घर की नौकरानी तक सीमित नहीं हैं। ये बात वो महिला अच्छी प्रकार से जानने लगी है। इस प्रकार से जब वो पढ़ गई है तो अपने बच्चे का भविष्य समझने लग गई है, वह लड़के और लड़के में अंतर करना समझने लग गई है, वह लड़की को भी उच्च शिक्षा दिलाकर और वह उसको आगे से आगे बढ़ाना चाहती है। आज लड़कियां भी अपना फर्ज निभाती हुई और अपने माता पिता के लिए सेक्योर्ड लाइफ निश्चित कर रही है। तो इन सब बातों की वजह से, शिक्षा का स्तर बढ़ने की वजह से ये परिवर्तन आया है। लोगों ने लड़के और लड़कियों में अंतर करना बंद किया है और इसका परिणाम ये हुआ कि आज की युवा पीढ़ी 1 या 2 संतान पर विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए, चाहे परिवार नियोजन हो चाहे अन्य संसाधन हो, उनका उपयोग करते हुए और जनसंख्या को सीमित रखते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि चिकित्सा क्षेत्र का गांव-गांव तक फैलना। आज गांव-गांव तक चिकित्सा क्षेत्र फैल चुका है। गांव-गांव में अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सारे गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आदमी लोकल अगर हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो रहा है तो तुरंत जिला स्तर, संभाग स्तर, राजधानी स्तर, एम्स स्तर तक भी इलाज कराने के लिए पहुंच जाता है। तो इसके कारण भी लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया है। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण 1981 से जनसंख्या में लगातार गिरावट आनी शुरू हुई है। लेकिन फिर भी जो जनसंख्या बढ़ रही है वह भी हमारे लिए खतरा ही है, क्योंकि अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही, जिस प्रतिशत से अभी बढ़ रही है इस प्रतिशत से बढ़ती रही, तो 2045 तक हम विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। हम चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं, चीन हमसे पीछे रहने वाला है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। ये जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हमने पढ़ लिए कि बच्चे ज़्यादा पैदा होना और मृत्यु दर कम होना। तीसरा जो सबसे घटक आता है प्रवास। प्रवास का जैसे मैंने कहा था आपसे कि लोग किसी भी कारण से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, काम धंधे की तलाश में। शहरीकरण के कारण आजकल लोगों में एक क्रेज बन गया कि मुझे शहर में रहना है, भले से शहर के अंदर वो 15 किलोमीटर दूर रहे, शहर उसको वहाँ से नज़र भी नहीं आता हो, लेकिन उसका एक क्रेज बन गया कि मुझे तो शहर में जाना है।
और उसका परिणाम ये हुआ कि वह गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाता है। कोई रोजगार की तलाश में पलायन करने को चले जाते हैं कि गांव में कोई काम धंधा नहीं है, खेती बाड़ी के अलावा दूसरा काम नहीं है, शहर में कुछ न कुछ काम करके और वहाँ हम कुछ ऐसा कर लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ लोग प्रवास करते हैं। प्रवास दो प्रकार का होता है, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास किसको कहेंगे? हमारे देश के अंदर से देश के अंदर ही जाना। जैसे गांव का आदमी शहर में पहुंच गया, एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य में पहुंच गया, एक शहर का आदमी दूसरे शहर में पहुंच गया, ये कहलाता है आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो देशों के बीच, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाए, दूसरे देश का व्यक्ति दूसरे देश में आए, ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यानी कि दो देशों के बीच में आना जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, और देश के भीतर ही आना जाना ये कहलाता है आंतरिक प्रवास। तो प्रवास दो प्रकार के होते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार के वृद्धि एवं अच्छे जीवन को दर्शाता है। यानी कि हम शहर के वातावरण को देखकर शहर की चकाचौंध के कारण हम सोच लेते हैं कि शहर का वातावरण बहुत सुखी है, शहर में रहने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है, बहुत स्मार्ट रहता है, उसको सारी सुविधाएं हैं, वहाँ एजुकेशन हब है, वहाँ चिकित्सा हब है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। इस चकाचौंध के मारे गांव का व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर, जहाँ का जीवन सुगम है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है, ऐसे वातावरण को छोड़कर और शहरों की चकाचौंध के कारण शहरों की ओर पलायन कर जाता है। इसके कारण भी प्रवास होता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या का 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। ये दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। यानी कि शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पहले 10 लाख वाले नगर हमारे देश में केवल 35 थे, जो अब बढ़कर 53 हो गए हैं। अब ये शहरों के बढ़ने से नुकसान क्यों होता है? क्योंकि शहरों के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियाँ वाले हैं वो जाकर वहाँ निवास करने लग जाते हैं, जगह जगह गंदगी का आलम हो जाता है, शहर की व्यवस्थाएं सारी बिगड़ जाती है। तो ये सब कारण होता है। और इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आप किसी भी शहर को, आज जयपुर शहर को ले सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। जयपुर में मान लो प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से रोजगार कितने लगते हैं? अगर सारे गांव के बच्चों को जोड़ा जाए तो उस शहर से ज़्यादा गांव के बच्चों को रोजगार प्राप्त मिल जाता है, यानी कि नौकरी मिल जाती है। तो शहर में पढ़ने वाला हर व्यक्ति नौकरी लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर पढ़ने वाला हो तो वह गांव में भी रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। केवल अपने संस्कारवान होना चाहिए, माता पिता की आज्ञा पालन करने वाला होना चाहिए, स्कूल के प्रति समर्पित होना चाहिए, लगातार अध्ययन करने वाला होना चाहिए। अगर वह पढ़ाई में संघर्ष करता है तो उसे भी निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था कि जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया है। इनके आंकड़ों को एक बार मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि नई पुस्तक है और इसके आंकड़ों में कुछ परिवर्तन है, तो इसलिए हमें इसको एक बार देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।